जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छी होगी। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एंशियंट हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था और उसी के क्रम में आज ये 11वां लेक्चर है। और इससे पहले हम 10 लेक्चर बहुत बिंदास तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं। साथ में सभी का पीडीएफ भी मैंने डाल रखा है 10 लेक्चर का। ये 11वां लेक्चर है। इससे पहले जो लेक्चर कराया था उसमें भी हमने मौर्य काल के बारे में ही बात किया था, लेकिन वहां पर कुछ देसी शासकों के बारे में बताया था। ये सातवाहन, कर्ण वंश और भी कई सारे राजवंश के बारे में बताया था। और आज हम इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण वंश के बारे में जानेंगे। यानी ये विदेशी शासक हैं। इसको दो प्रकार से बांटकर पढ़ेंगे, आगे हम बताएंगे। इसकी खास बात मैं ये बता दूं कि जितने भी आज तक इस जगह से प्रश्न आए हुए हैं मौर्य काल से, वो सारे प्रश्न इसमें समाहित होंगे। आप देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। साथ में ये पीडीएफ कहां से मिलेगा तो मैं ये आपको बता देता हूं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और सर्च करना है GSY विष्णु सर। कहां पर? टेलीग्राम पर, ठीक है। वहां पर सर्च करोगे तो वहां पर एक चैनल खुलकर आएगा। वहां पर मैंने इससे पहले जो 10 क्लासेस है ना, उसका हूबहू पीपीटी डाल रखा है। आप डाउनलोड करके नोट्स बना लेना। चलिए बढ़ते हैं। ये हमारा 11वां लेक्चर है दोस्तों। कौन सा? ये 11वां लेक्चर है हमारा। इससे पहले 10 बहुत शानदार तरीके से करा चुके हैं। और हमारा टॉपिक था मौर्य काल। इसको दो भागों में बांटकर पढ़ा था। एक है हमारा देसी शासक और एक है विदेशी शासक। तो जो 10वां क्लास था ना, 10वां वाला, उसमें हमने इसी के बारे में बताया था कि शुंग वंश के बारे में, कर्ण वंश के बारे में, सातवाहन और चेदी वंश के बारे में बहुत विस्तार से बताया था कि यहां से आने वाले जितने भी प्रश्न होंगे दोस्तों, आप कर पाओगे बहुत शानदार तरीके से। और आज हम विदेशी शासकों के बारे में जानेंगे। इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण वंश, इनके बारे में आज जानते हैं। पहली चीज तो ये विदेशी शासक हैं, इसका मतलब इन्होंने आक्रमण किया होगा तभी तो भारत में आए हैं। तो ये भी जान लेते हैं। जैसे मैं मैप एक इंडिया का बना दूं आपके सामने छोटा सा समझने के लिए, ठीक है। मान लेते हैं इंडिया का ये मैंने उत्तर भारत का मैप बनाया है। इसमें देखते हैं कुछ चीजों को, देखो ध्यान से। जितने भी भारत पर आक्रमण होंगे, जितने भी, तो याद रखेंगे जितने भी आक्रमण होंगे वो इस जगह से होंगे, इस जगह से होंगे। यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही जितने आक्रमण होंगे इसी जगह से होंगे भारत पर। चाहे मुगल काल करे, चाहे गौरी आ जाए, चाहे कुछ भी, जो भी भारत पर आक्रमण करेगा वो यहीं से करेगा। इधर से इसलिए नहीं करेगा, यहाँ हिमालय बहुत ऊंचा है भैया, इधर से कोई व्यक्ति आ ही नहीं सकता। इधर कोई तगड़े वाले देश है ही नहीं, इधर से भी आक्रमण कभी नहीं हुआ है। जितने भी आक्रमण हुए हैं भारत पे वो सभी इसी क्षेत्र से हुए हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान के क्षेत्र से ही जितने भी आक्रमण हुए हैं यहीं से हुए। नीचे से इसलिए नहीं करेगा क्योंकि नीचे सागर है। तो जितने भी आक्रमण हुए हैं, जितने विदेशी आक्रमण हुए हैं, वो इसी क्षेत्र से आए। पाकिस्तान से सारे लोग आए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इनके बारे में बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले विदेशी शासकों में इंडो ग्रीक, यवन या हिंद यवन कौन थे? सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि हिंद यवन या इंडो ग्रीक कौन थे। तो याद रखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप के, भारतीय उपमहाद्वीप के, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में ये लोग रहते थे, हिंद यवन। या हम ये भी कह सकते हैं जो अफगानिस्तान, ईरान का जो शहर था उसके आसपास ये लोग रहते थे। हिंद यवन इंडो ग्रीक कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं मौर्य काल में भारत के उत्तर और पश्चिमी सीमा, यही मैंने बताया, उत्तर और पश्चिमी सीमा पर लगातार जो हमले हो रहे थे। अब आप कहोगे ये क्या? यही तो है, उत्तर और पश्चिमी सीमा जहां पर लगातार हमले हो रहे थे, यही बात मैंने बताई। पहला हमला हिंद यूनानी या इन्हें बैक्ट्रियाई भी कहा जाता है, इन्होंने किया था, आक्रमण कर दिया। इंडो ग्रीक की भारत विजय का इतिहास यूथिडेकस की शक्तिशाली एक पुत्र थे जिनका नाम था डेमेट्रियस। कौन थे? डेमेट्रियस के समय प्रारंभ होता है। तो जब डेमेट्रियस जीत जाता है कुछ क्षेत्र भारत का, तो भारत पर अगला शासक कौन बनेगा? यही बनेगा। तो इसके बारे में जानते हैं। डेमेट्रियस के कार्य से हमारे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए और हमारे कैसे प्रश्न आते हैं भैया, देख लेते हैं।
भारत की सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो डेमेट्रियस को जाता है सबसे पहले, और इसने भारत के कुछ क्षेत्र पर भी अधिकार किया था, कुछ क्षेत्र को भी जीत लिया था। यहां पर लिखा है कुछ क्षेत्र का मतलब है जैसे पंजाब के कुछ भाग को जीत लिया गया था, और साकल का मतलब है वर्तमान में सियालकोट जो पाकिस्तान में पड़ता है ना उस पर, तो साकल या सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। वहां पर सियालकोट लिखकर नहीं आएगा, वहां साकल ही लिखकर आएगा, क्योंकि आधुनिक यानी अभी वर्तमान में कहेंगे तो सियालकोट हो जाएगा। समझ गए? तो इसका राजधानी क्या था? सियाल था। और इसने कौन सा जीता? पाकिस्तान का कुछ भाग जीता या भारत का कुछ हिस्सा जीता, ऐसा भी हम कह सकते हैं। डेमेट्रियस प्रथम ने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की। ये बहुत प्रश्न आता है कि बताइएगा हिंद यूनानियों में सबसे पहले भारतीय राजाओं की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है? तो यही आंसर आ जाएगा। यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपियों वाले इसने सिक्के चलाए थे, आगे और भी लोग चलाएंगे। ये यूनानी और खरोष्टी जो लिपि होती है उसी से इन्होंने सिक्के चलाए थे, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में 2-3 फैक्ट और भी चीजें हैं। डेमेट्रियस प्रथम के बाद कौन गद्दी पर बैठा था? यूक्रेटाइडस ने भारत के कुछ हिस्सों को जीता था, इसने भी कुछ हिस्सों को जीता। और तक्षशिला गलत लिखा हुआ है, तक्षशिला, ठीक है, ये मैं कट कर रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं। तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। तो किसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया? यूक्रेटाइडस ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया कुछ क्षेत्र जीतने के बाद। बैक्ट्रियाई या हिमदेवन के अंतिम शासक की बात करेंगे तो हेलियोक्लीज नाम आ जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया है हमको याद। पहला कौन है, अंतिम कौन है, ये मैंने आपको बता दिया। यही ज्यादातर प्रश्न यही पूछे जाते हैं। अब अगला शासक बनता है मिनांडर। कार्यकाल ये रहा मिनांडर का। ये सबसे शक्तिशाली शासक था हिंद यूनानियों का, जिसका नाम है मिनांडर। सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी का शासक था मिनांडर, जिसका नाम है। यहां से जो प्रश्न आता है वो सबसे ज्यादा आता है, इसकी एक पुस्तक है, इसका नाम है मिलिंद पन्हो। आपने भी कई बार सुना होगा, तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा जाता है, बौद्ध साहित्य में इसको मिलिंद कहा जाता है। वह बौद्ध अनुयायी था और बौद्ध ग्रंथ है एक मिलिंद पन्हो में। गौतम बुद्ध नहीं, बौद्ध की भिक्षु थे नागसेन और मिनांडर के बीच में जो वाद विवाद था ना, जो कुछ उसने पूछा उसने कुछ बताया, जो वार्तालाप हुआ था उसको एक किताब में लिख दिया जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो में क्या है, तो नागसेन जो भिक्षु थे बौद्ध, उनका और मिनांडर जी का वार्तालाप है या वाद विवाद है, हम ये भी कह सकते हैं। तो प्रश्न आएगा मिलिंद पन्हो किसकी रचना है, तो आपका नाम आएगा मिनांडर का। ठीक है, उसमें क्या है मैंने आपको बताया। इन्होंने राजधानी किसको बनाया था, तो इन्होंने राजधानी साकल को ही बनाया था फिर से, जो आधुनिक सियालकोट पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान की बात करेंगे हम उसकी। और याद रखेंगे इसके सिक्कों पर क्या क्या मिलता है, तो धर्म चक्र अंकित मिला हुआ है इसके सिक्कों पर। और पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के और चांदी के सिक्कों को के लिए द्रम शब्द का या शब्द यूनानी भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे पहली बार। आगे हम बताएंगे सोने के सिक्के किसने चलाए थे, लेकिन इसने सोने के सिक्कों के साथ साथ तांबों को मिक्स कर दिया और क्या बन गया, द्रम बन गया था। याद रखेंगे यूनानी भाषा में कहा जाता है। उसके बाद ये था हमारा हिंद यूनानी का हो गया समाप्त। अब दूसरा राजवंश आ जाएगा शक, क्योंकि शकों ने इनको हरा दिया। तो शक मूलतः कहां के रहने वाले थे, तो सीरिया के रहने वाले थे। अब आप कहोगे सीरिया कहां पड़ता है, एशिया में ही पड़ता है भैया सीरिया। जैसे लेबनान, सीरिया, इजराइल, ये कई सारे देश हैं, तुर्की वगैरह, तुर्की वगैरह उसी के पास में पड़ता है। उत्तर में निवास करने वाले थे और शक बोलन दर्रे से आए थे। अब आप कहोगे सर बोलन दर्रा कहां है, तो बोलन दर्रा है पाकिस्तान में। कहां पर है, तो आप कहोगे सर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। कहां पर है, बलूचिस्तान में है। आपने जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होगा तो वहां पर एक शब्द का नाम आएगा मेहरगढ़। बताया था ना, गांव के साक्ष्य मिले थे मेहरगढ़ से, तो वही इसके पास में है। और ये जो दर्रा है ना,
ये किस किस को जोड़ता है ये भी याद रखेंगे। तो याद रखेंगे क्वीटो को, पाकिस्तान में क्यूटो पड़ता है, जैकोबाबाद, क्या है, जैकोबाबाद, जो सबसे गर्म है एशिया का स्थान, ये गर्म स्थान है एशिया का जो पाकिस्तान में पड़ता है। तो इन दोनों को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है ये दर्रा, और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, हमको याद रखना है बोलन दर्रा, और यही से ये लोग आए थे। बोलन दर्रे की अगर हम यहां पर देख लें, मैप बनाकर देखते हैं छोटा सा, ठीक है। जैसे ये मैंने छोटा सा मैप बनाया है, इसमें हम बता दें, ये मान लेते हैं ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद ये वाला अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, तो ये दर्रा कहां पड़ेगा, तो दर्रा पड़ेगा यहां पर, ठीक है। यही है बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, याद रखेंगे इस वाले क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्रोतों में शकों को सीर्थन कहा जाए, क्या है, सीथन कहा गया है, हमको याद रखना, सीर्थन नहीं सीथन कहा गया है। शक 5 शाखाओं में विभाजित थे, या शक 5 जगहों में थे, एक अफगानिस्तान में भी थे, पंजाब में भी थे, पश्चिमी भारत में भी थे, मथुरा और ऊपरी दक्कन क्षेत्र। ऊपरी दक्कन का मतलब है वही महाराष्ट्र वाला क्षेत्र और मध्य प्रदेश का नीचे वाला क्षेत्र, यानी दक्षिणी क्षेत्र कह सकते हैं। याद रखेंगे पश्चिमी क्षेत्रों में या क्षत्रपों में एक छैरात वंश था नासिक में, जिसके राजा थे नहपान, आगे इनका नाम आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा छैरात वंश के शासक कौन थे, नहपान। और कादरमक वंश के शासक कौन थे, तो रुद्रदामन, जो उज्जैन में थे। आगे इनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो शक थे वो सीरिया के रहने वाले थे और इस दर्रे से भारत में आए थे। अब जब भारत में आ गए थे तो इन्होंने 5 स्थान को अपना क्षेत्र घोषित किया था, ये 5 भागों में इसको बांट दिया। इसे सीथन भी कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, सीथन भी कहा जाता है। और कुछ ये राजवंश है, इनके बारे में आगे हम बताएंगे। प्रमुख राजाओं के बारे में अगर हम बात करें अब, तो पहला राजा है मोगा, या माउस भी कहते हैं, ये पहला राजा है भैया, ये पहला राजा है, प्रथम शक राजा है ये, जो तक्षशिला के शासकों में सबसे प्रथम स्थान पर है। तो प्रश्न आएगा कि बताओ भैया प्रथम शक राजा कौन है, या शकों का संस्थापक कौन है, तो माउस या मोगा हो जाएगा। बस एक क्वेश्चन यहां से याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा राजा हुआ नहपान। मैंने कहा था महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र के शक शासकों में छैरात जो वंश था ना, वो बहुत प्रसिद्ध था, और इसके प्रसिद्ध राजा थे, इनका नाम था नहपान। तो प्रश्न आएगा नहपान किस वंश से थे, छैरात वंश के थे। और छैरात क्या है, आपको पता है, शक के अंतर्गत आएगा। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी में मैंने आपको ये बात भी बताई थी, और अब भी यही बात बता रहा हूं कि सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी से वह पराजित हुआ था। नहपान के सिक्कों पर राजा होने के साक्ष्य मिला है, और सिक्कों को, और जो सिक्के हैं वो अजमेर से नासिक तक चलाए जाते थे। कहने का मतलब है इनसे एक बार पराजित भी हुए थे नहपान, और इनके सिक्कों पर राजा होने के साक्ष्य भी मिलते हैं कि मैं राजा था। और इनके कई सारे सिक्के कहां तक चलाए जाते थे, तो अजमेर जो राजस्थान में है और नासिक जो महाराष्ट्र में, अजमेर से नासिक के बीच में ये सिक्के चलाए जाते थे नहपान के, हमको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट राजा है रुद्रदामन। नेक्स्ट राजा कौन सा है, रुद्रदामन, शकों का। यहां से 2-3 प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं रुद्रदामन से। पहला तो सुदर्शन, जो रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई या जीर्णोद्धार कराया था, किसने, तो इनका नाम कई बार आएगा, रुद्रदामन ने। शकों का सबसे प्रसिद्ध अगर राजा पूछा जाएगा तब भी रुद्रदामन हो जाएगा। और इनके राज्य का विस्तार की बात करेंगे तो सिंध का मतलब है सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र। कोकण का मतलब है महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र। नर्मदा घाटी, वही महाराष्ट्र गुजरात का क्षेत्र कह सकते हैं। मालवा का पठार, वही जो राजस्थान में है। काठियावाड़ का मतलब है गुजरात का क्षेत्र। यही था। तो हम यहां मैप अगर बनाए इस प्रकार से तो देखते हैं भैया, तो सिंध क्षेत्र तो सिंधु नदी के आसपास का हो गया। कोकण हो गया यही वाला क्षेत्र भैया, ये कोकण हो गया। नर्मदा वाला ये हो गया। मालवा वाला ये हो गया भैया, मालवा राजस्थान में। काठियावाड़ ये वाला हो गया भैया। ठीक है, तो इस क्षेत्र पर किसका विस्तार था, तो रुद्रदामन ने इतने हिस्सों पर विजय हासिल किया था, हमको याद रखना है।
ठीक है। और रुद्रदामन से क्या पूछा जाता है, तो रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था भैया। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। यह प्रश्न बहुत आता है कि जूनागढ़ अभिलेख किससे के द्वारा जारी किया गया था, तो रुद्रदामन का नाम बार बार आता है और यही प्रश्न हमको याद रखना है, ठीक है। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सात, ये तो मैंने लिखा दिया भैया, दोबारा लाइन आ गया भैया, ठीक है। ये हम अभी बता चुके हैं, ये दोबारा से आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पहलव वंश या पार्थियन साम्राज्य की अगर हम बात करेंगे, हमने शक भी देख लिया भैया, हिंद यूनानी भी देख लिया। अब हम देखते हैं पार्थियन साम्राज्य। पार्थियन लोग मूल रूप से ईरान के रहने वाले थे। कहां के थे? ईरान की राजधानी तेहरान, वही वाला। पश्चिम उत्तर भारत में शकों को आधिपत्य के बाद पार्थियन लोगों का अधिकार हो गया। या सिंपल सा समझो, शकों के बाद किसका अधिकार हो गया? पार्थियन लोगों का अधिकार हो गया। और ये कहां के रहने वाले थे? ये सब ईरान के रहने वाले थे, याद रखेंगे। पार्थियन वंश का संस्थापक अगर कभी पूछा जाएगा तो अरसेस है, याद रखेंगे, जिसका अंत कुषाणों ने किया था। इसका अंत किसने किया? कुषाणों ने किया था। बस कुछ नहीं है भैया, अब कुषाण वंश आ जाएगा सीधे सीधे। कुषाणों ने अंत कर दिया ना, कोई खास नहीं है, बस इसका संस्थापक कौन है ये पूछा गया है आज तक, और कुछ नहीं पूछा गया। और ये पूछा गया था ये कहां के निवासी है, तो ईरान के आसपास के क्षेत्र में रहते। कुषाण वंश की बात करेंगे तो कुषाण कौन थे? कनिष्क का नाम आगे आएगा भैया। कुषाण कौन थे? तो आप कहेंगे सर चीन की सीमा पर स्थित तुर्किस्तान था, वहां के थे। तुर्किस्तान का मतलब है तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कई सारे स्थान है यहाँ पर, उसी के आसपास के क्षेत्र की बात है, जहां के कौन थे? कुषाण थे। और यहां से आने वाले सबसे ज्यादा प्रश्न, अगर अभी तक जितना देखा है उनसे इतने प्रश्न नहीं बने हैं जितने कुषाणों से बनते हैं, बहुत शानदार तरीके से। जैसे पहला है कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस से केवल दो ही प्रश्न या एक ही प्रश्न बार बार पूछा गया है। वो क्या है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? तो भैया यही है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? तो यही है, याद रखेंगे। इनका वास्तविक नाम था गुजुर कपिसिया। गुजुर कपिसिया इनका वास्तविक नाम था, अभी तक नहीं पूछा गया है। कुजुल कडफिसस के सिक्कों पर अक्सर खरोष्णी और यूनानी लिपि मिलती थी, और ये पीछे भी मैंने बताया था, ये लिपि पीछे भी मिल रही है, तो ये कोई खास प्रश्न नहीं है। कुजुल कडफिसस के शासनकाल में कुषाण साम्राज्य अरल सागर के आसपास से लेकर, अब आपको यह पता होना चाहिए कि अरल सागर कहां पर है। तो वर्तमान में अरल सागर की स्थिति बताएं तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों देशों में पड़ता है अरल सागर। आजकल ये सूख गया है, 10-12% ही भाग बचा हुआ है, बाकी ये सूख गया है। से लेकर यानी कजाकिस्तान से लेकर और गंगा नदी के मैदान तक, वाराणसी तक इनका साम्राज्य था। समझ रहे हैं ना? कजाकिस्तान कहां पर है? मध्य एशिया में, और मध्य एशिया से बनारस तक या मध्य भारत तक इनका विस्तार, ऐसे भी कह सकते हैं। और दक्षिण की ओर आधुनिक मुंबई के आसपास नासिक तक फैला हुआ था। इनका विस्तार हमको याद रखना है, ठीक है। चलिए, विम कडफिसस ने, अब दूसरे आ गए भैया। ये देखो थे कुजुल, ये कुजुल कडफिसस हैं और ये विम कडफिसस हैं। दोनों में अंतर है भैया, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो अब देखते हैं, विम कडफिसस ने कुषाण साम्राज्य का विस्तार जो था वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पश्चिम उत्तर प्रांत तक सीमित रखा। उसके बाद भारत में सबसे पहले अगर प्रश्न आएगा कि सोने के सिक्के किसने चलाए थे, भारत में पहली बार सोने के सिक्के, तो ये नाम आएगा। अगर पूछा जाए किस वंश ने चलाए थे, तो कुषाणों ने चलाए थे सोने के सिक्के, याद रखेंगे, ठीक है। और इस सिक्कों पर दो लिपियां अंकित होती थी, यूनानी और खरोष्टी। ये भी प्रश्न पूछा गया है। और ये शैव धर्म को मानता था, यानी भगवान शिव को मानने वाला व्यक्ति था, क्योंकि इसके सिक्कों पर शिव की, नंदी की और त्रिशूल की तस्वीर वगैरह मिलती थी, इसलिए इसको शैव धर्म का अनुयायी बताया गया है, याद रखेंगे। और यही लिखा हुआ है ये सब। इसकी कुछ उपाधियां थी भैया, महाराज, राजाधिराज और सर्वलोकेश्वर उपाधि थी, और एक और थी महेश्वर।
ये चार उपाधियां किसकी थी? तो बिम कटफिसस की थी। और यहां से आने वाला सबसे तगड़ा प्रश्न एक ही है कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो इसी ने चलाए थे। उसके बाद बैठा था कनिष्क। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राज्याभिषेक किया और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने शक संवत चलाया था। जो शक संवत आजकल भारत सरकार द्वारा भी मान्य है, शक संवत को शुरू किया और इसी से वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। महीना चैत 22 मार्च या 21 मार्च को प्रारंभ होता है, याद रखेंगे, शक संवत के द्वारा। यह भारत सरकार द्वारा मान्य है, याद रखेंगे। प्रश्न यहां से दो प्रकार से पूछे गए। पहला, शक संवत किसने जारी किया या प्रारंभ किया? तो नाम आ जाएगा कनिष्क का। कब? तब आएगा 78 ईस्वी। और कब शुरू होता है? तो चैत महीने। अंग्रेजी में पूछेगा तो मार्च और 21 मार्च, 22-21 मार्च। ठीक है, यहां 4-5 प्रश्न पूछे गए, हमको याद रखना। कनिष्क की राजधानी अगर बात करेंगे तो पुरुषपुर, जो पेशावर है वर्तमान में पाकिस्तान में, यानी पहली पुरुषपुर थी और दूसरी राजधानी पूछा जाएगा तो मथुरा थी। दोनों राजधानी अलग अलग है और पूछा भी गया है हमारे एग्जाम में। कनिष्क ने कश्मीर को जीता और वहां पर एक नया शहर बसाया था, उसका नाम क्या था? कनिष्कपुर था। क्या नाम था? कनिष्कपुर था। याद रखेंगे, कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर नाम रखा गया था, यह भी हमको याद रखना है। और क्या है, 78 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध समिति हुई थी। चारी बौद्ध समितियां हुई हैं, ये मैं चारों बता चुका हूं। किसके कार्यकाल में कौन सी हुआ था? और सबसे पहले जब गौतम बुद्ध कर रहे थे तब मैंने चारों वहां पर भी आपको बताई थी। और वहां पर मैंने ट्रिक से भी बताया था कि चारों बौद्ध समितियों को कैसे याद करें, कौन सा राजा था, कहां हुई थी और कौन कौन इसके अध्यक्ष रहे थे, ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था। ठीक है। प्रश्न ये भी कई बार पूछा गया कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन नहीं था, तो कौन कौन थे पहले ये देख लेते हैं भैया। कौन कौन थे ये देख लेते हैं, किधर के भाई, ये है। तो वसुमित्र याद रखेंगे नाम एक, अश्वघोष नाम रखेंगे याद, नागार्जुन, चरक और पार्श जैसे विद्वान इसके कार्यकाल में थे, हमको याद रखना है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि चरक किसके कार्यकाल में थे, कि नागार्जुन किसके कार्यकाल में थे, अश्वघोष किसके कार्यकाल में थे, याद रखेंगे। कनिष्क की मुद्राओं पर भारतीय हिंदू यूनानी या भारतीय हिंदू और यूनानी, ईरानी और सुमेरियाई देवी देवताओं के चित्र मिलते थे। तो प्रश्न आएगा कि किसके सिक्कों पर, ये प्रश्न आया, सुमेरियाई देवी देवताओं की तस्वीर मिलता था, तो याद रखेंगे कनिष्क के में। ठीक है। इसके समय सबसे पहले गांधार शैली और मथुरा शैली का जन्म हुआ है। ये दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। पहले तो यही पूछा जाएगा कि गांधार शैली और मथुरा शैली का प्रारंभ किस वंश में हुआ है, तो कुषाणों के समय में हुआ है, पहला प्रश्न। दूसरा, किसके कार्यकाल में चरम पर थी या स्टार्ट हुआ था, तो याद आएगा कनिष्क के कार्यकाल में गांधार शैली और मथुरा शैली का जन्म होता है, यह भी प्रश्न आया हुआ है। कनिष्क ने चीन के हॉन राजा, ये हांग हो ती इनका राजा का नाम था, इसके खिलाफ युद्ध किया था और उसने इसे हरा दिया। पहले हरा दिया किसने? याद रखें, कनिष्क ने। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसका एक गवर्नर था या गवर्नर जनरल था, पान चाऊ ने हरा दिया किसको? कनिष्क को। तो प्रश्न आएगा कि चीनी के गवर्नर पान चाऊ ने किसको हरा दिया, तो कनिष्क को हरा दिया था, हमको याद रखना। उसके बाद प्रश्न आएगा कि दूसरा अशोक की संज्ञा किसको दी जाती है, तो कनिष्क को दी जाती है। प्रश्न आएगा भारत पर बाल विवाह प्रारंभ कब हुआ था, बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चों का शादी करना प्रारंभ कब हुआ था, तो कुषाणों के कार्यकाल में हुआ था। कब हुआ था? कुषाणों के कार्यकाल में हुआ था, हमको याद रखना है। इसके सिक्कों पर बुद्ध का चित्र अंकित होता था, तो इसका मतलब है ये बुद्ध को मानता था, याद रखेंगे। और कनिष्क के जो बोल सकते हैं सारनाथ जो अभिलेख है, इसकी तिथि कितनी बताई है, तो 81 ईस्वी मानी है इसकी तिथि को। यह भी प्रश्न सीधे आया है कि कनिष्क के सारनाथ अभिलेख की तिथि कितना बताया है, तो 81 ईस्वी बनाया है, याद रखेंगे। ये ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है। शक संवत की बात करेंगे, शक संवत 78 और विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में
कितने सालों का अंतर है, ये सीधे प्रश्न आया है, तो 135 सालों का अंतर है। अब हम कैसे 135 साल निकालेंगे वो मैं एक बार बता देता हूं। देखो शक संवत इतना है और विक्रम संवत ये है। चलो इसको मैं समझा देता हूं। जैसे विक्रम संवत कितना है भैया, विक्रम संवत और शक संवत है ना, शक संवत। तो शक है भैया 78, 78 ईस्वी, ठीक है। और विक्रम है 57, ईसा पूर्व है भैया, ईसा पूर्व है। मान लेते कोई एक डेट ले लो, कोई भी एक डेट ले लो। मैंने डेट ले लिया, मान लेते 2078 ईस्वी ले लिया, मैंने एक डेट ले लिया। याद रखेंगे जो 78 होगा ये माइनस होगा इस डेट में। अब मैंने 78 माइनस कर दिया, कितना बचा, 2000 बच गया। और यही 2078 में हम 57 को जोड़ देंगे। 2078 में किसको जोड़ेंगे, 57 को जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, तो हम देख लेते हैं। ये आएगा 5312, यानी इतना आ गया। अब हम इसमें से माइनस करें ये वाली में से ये संख्या, तो कितने बचेगी, 135 साल। तो यही मैंने लिखा रहा कि 135 साल का अंतर है, यही लिखा हुआ है, 135 सालों का अंतर है। कोई एक डेट ले लेना, कोई भी एक डेट, और एक डेट लेने के बाद उसमें 78 माइनस कर देंगे जो निकल कर आएगा, और 57 प्लस कर देंगे जो निकल कर आएगा। इन दोनों में माइनस करोगे तो 135 ही निकल कर आएगा। यही अंतर पाया जाता है, हमको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोई डेट ले सकते हैं, 2020, 2030, जो भी लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया ना। चलिए, उसके बाद कनिष्क के बाद एक राजा हुआ था होविक्स। क्या नाम था, होविक्स। तो ये लिखा है, होविक्स ने कश्मीर में अपने नाम से एक नगर बसाया था, इसका नाम था होविक्सपुर। जैसे कनिष्क ने कनिष्कपुर बसाया था, ऐसे ही होविक्सपुर बताया था, याद रखेंगे। और इसके अवशेष आज भी मिलते हैं भैया। बारामूला एक दर्रा मैंने आपको बताया होगा, बारामूला में स्कूल गांव में आज भी देखने को मिलता है। इसका उल्लेख की बात करूंगा भैया तो कल्लड़ की राज तरंगली। तो कभी कभी यही पूछा जाता है कि कल्लड़ के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो राज तरंगली है। और राज तरंगली में क्या है, तो कश्मीर के इतिहास की बात की गई है, याद रखेंगे। तो इसी में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है गांधार कला। भारतीय और यूनानी की मिश्रित अवस्था है। जो गांधार कला है ना, उसमें भारतीयों का भी योगदान है, यूनानियों का भी योगदान है, तो दोनों का संकलन मिलता है। अगर पूछा जाएगा कि भारतीय और यूनानियों का संकलन कहां मिलता है देखने को, तो गांधार शैली हो जाएगी, याद रखेंगे। ये प्रश्न आया हुआ है जो मैंने आपको बताया है। कुषाण वंश का अंतिम शासक प्रश्न आया हुआ है, वासुदेव प्रथम है, याद रखेंगे। उसके बाद मौर्य काल के प्रशासन की व्यवस्था की बात करें, कुछ और भी प्रश्न आते हैं हमारे यहां से, देख लेते हैं भैया वो भी। जैसे सातवाहन काल में पदाधिकारियों में जो भांडागारिका है, जो भांडागारिका है उसको अध्यक्ष बोला जाता है, कोषाध्यक्ष। और जो रज्जुक होता है उसको राजस्व विभाग का प्रमुख बनाया जाता है। ये दो प्रश्न ऐसे ही पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में, याद रखेंगे। उसके बाद सातवाहन साम्राज्य में विभागों को क्या कहा जाता है, जो विभाग बांटे जाते थे उनको आहार कहा जाता है, हमको याद रखना है। ये कई बार ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं। कुषाण लेखों पर पहली बार, कुषाण के जो लेख मिले हैं ना, उन पर पहली बार दंड नायक, जो दंड देने वाला होता है, महादंड नायक जैसे पदाधिकारियों का उल्लेख भी मिलता है, जो लेख लिखे गए हैं वहां पर। ये कई बार देखा जाता है प्रश्न, दोस्तों याद रखेंगे। आर्थिक व्यवस्था में कुछ नहीं पूछा जाता है, बस ये याद रखेंगे, सोने को सिक्कों को क्या कहा जाता है मौर्य काल में, तो निक्स और स्वर्ण कहा जाता है। मौर्य काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो शतमान कहा जाता है। मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो काकड़ी कहा जाता है। इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा आपको, काकड़ी। ठीक है, चलिए। सातवाहन वंश ने शीशे के अतिरिक्त, यानी सातवाहन जो वंश था, इससे पहले हमने देखा था ना, तो सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलाए थे, चांदी के भी चलाए थे, तांबा के लिए चलाए थे, प्रोटीन के भी चलाए थे, कांसे के भी चलाए थे। किसने, सातवाहन वंशों ने, याद रखेंगे। इसकी स्थापना सिमुक के द्वारा किया गया था। ये पिछली क्लास यानी लेक्चर जो 10 था वहां पर मैंने इसको बहुत विस्तार से बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
वाणिज्य एवं व्यापार की अगर हम बात करेंगे तो मौर्योत्तर काल में वाणिज्य और व्यापार बहुत चरम पर था, बहुत तगड़ा व्यापार चल रहा था इस समय। और इस काल में भारत का मध्य एशिया और पश्चिम के साथ व्यापार बहुत बड़ा था। इस समय बहुत सारे सिक्के भी मिले हैं, बहुत सारी चीजों के साक्ष्य मिले हैं कि मौर्योत्तर काल में जो व्यापार चल रहा था देशों से, जो पश्चिम के देश थे वहां से, तो बहुत तगड़ा चल रहा था। व्यापार की बढ़ोतरी से नगर और गांवों में नए वर्गों का उदय हुआ था। और प्रश्न आता है कि जो बंदरगाह थे या जहां से व्यापार किया जाता था वो कहां से थे? तो अरब सागर के तटवर्ती जो बंदरगाह थे, जो गुजरात के आसपास के भड़ौच वगैरह और भी कई सारे बंदरगाह थे, ये हम ये कह सकते हैं इस तरफ जो भी बंदरगाह थे पश्चिम में या पश्चिमी घाट में, वहीं से व्यापार किया जाता था, यही याद रखेंगे। इस काल में भारत और रोम के बीच व्यापार सबसे बड़ा था, रोम के बीच में। और रोम क्या है भैया? इटली की राजधानी वर्तमान में रोम ही है, वर्तमान में, ठीक है, इटली की राजधानी रोम है। तो व्यापार बड़ा था। भारत से रोम के लिए क्या क्या जाता था? तो मसाले जाते थे, काली मिर्च जाती थी, मलमल जाता था, हाथी के दांत की चीजें, इत्र, चंदन, कछुआ की खोपड़ी, केसर, जटामासी, हीरा, रत्न, तोता, शेर, चीता जैसी वस्तुएं भेजी जाती थी। कहां के लिए? रोम के लिए। तो इतनी चीजों का व्यापार उस समय खूब दबा के चल रहा था। अब ये क्या लेके आते थे रोम से भैया? और रोम से भी तो कुछ ना कुछ लाएंगे, तो वस्तु के बदले वस्तु आती थी। ये मंगाते थे शराब के 2 हत्थे वाला कलश, शराब का 2 हत्थे वाला जो कलश होता है, ऐसे हत्था लगे होते हैं, उसको ऐसे डकार जाते हैं, वो वाला कलश शराब मंगाते थे। सोना चांदी के सिक्के, पुखराज, टिन, तांबा, सीसा, लाल जैसी चीजें आती थी रोम से। और भारत से क्या क्या जाता था मौर्योत्तर काल में, मैंने आपको बताया। ये चीजें कभी मिलान करने को आएंगी हमारे एग्जाम में, तो दोस्तों हम कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में साहित्य की बात करेंगे। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आते हैं? किताबों की रचना किसने किया था? कुछ रचनाकार हैं, कुछ रचनाएं हैं, इनके नाम हमारे एग्जाम में बहुत आते हैं, तो उनके बारे में सीधे सीधे बात कर लेते हैं। इस काल में संस्कृत का उल्लेख सर्वाधिक मिलता है, सबसे ज्यादा संस्कृत का उल्लेख मिलता है। पतंजलि का जो लिखा हुआ था महाभाष्य और पन्नी के द्वारा लिखी गई थी अष्टाध्यायी, ये 2 नाम तो हमें ऐसे याद रखने। अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचना हुआ है? महाभाष्य का रचना किसके द्वारा किया गया है? ये दोनों प्रश्न हमको यहां से याद रखने। उसके बाद और बढ़ते हैं, जैसे ये तो हम पीछे भी करा चुके हैं, गाथा सप्तशती हाल के द्वारा इसकी रचना किया गया है, ये रचनाकार हैं, ये रचनाएं हैं। चरक संहिता चरक के द्वारा किया गया है। प्रश्न आएगा नाटक शास्त्र भरत मुनि के द्वारा, इनको रचनाकार हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। मिलिंदपनो मैंने बताया है, नागसेन और मिनांडर की वार्तालाप है, नागसेन भी आ जाएगा और यहाँ पर मिनांडर भी आ जाएगा। 2 में से जो भी ऑप्शन आ जाएगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वार्तालाप को ही हम मिलिंदपनो कहते हैं। और मिलिंदपनो एक बौद्ध ग्रंथ है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, कामसूत्र के रचनाकार कौन है? तो वात्स्यायन है, याद रखेंगे। और बुद्ध चरित प्रश्न आएगा, बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखा गया है? या सौंदरान किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है, ये हमको याद रखना है। उसके बाद प्रश्न आएगा स्वप्नवास वासव दत्ता, स्वप्न वासव दत्ता किसके द्वारा लिखा हुआ है? ये भास के द्वारा लिखा हुआ है। और चारु दत्ता किसके द्वारा लिखा है? वो भी भास के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न आएगा उरुभंगा किसके द्वारा लिखा है? वो भी इनके द्वारा लिखा हुआ है। और पूछा जाएगा पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में क्या उल्लेखित है? एक बुक मिला, उसमें क्या उल्लेखित है? तो आप कहेंगे भैया रोमन साम्राज्य और पूर्वी दुनिया के बीच में जो व्यापार चल रहा था ना, जो समुद्री व्यापार चल रहा था, जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी, उनके बारे में उल्लेख कहां मिलता है? तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में मिलता है, याद रखेंगे। ये प्रश्न ऐसे ही पूछा गया, तब मैंने ऐसे ही डाल दिया है ना। चलिए, तो ये था क्लास हमारा 11। इसमें हमने आपको जो विदेशी शासक है उनके बारे में बताया था,
और इससे पहले देसी शासक के बारे में बताया था। और एंशियंट हिस्ट्री का 11वां लेक्चर है। टोटल 20 यानी 20 लेक्चर आएंगे और पूरा एंशियंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एक मैराथन लेके आएंगे, ठीक है। और ये पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है GSY विष्णु सर, वहां से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि कंटेंट कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।